वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है देखिए ये पढ़ा चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ तक जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके आगे का मैं पढ़ाऊँगी यहाँ से, ठीक है। देखिए इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा क्या कह रहा है, एक समान संरचना और कार्य के सभी कोशिका आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका? उत्तक का निर्माण कहते हैं। क्या कर रहा है, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से जो है क्या होंगी, एक जैसे आकार की और कार्य के अनुसार भी, अगर मतलब उनका काम भी समान हो और कार्य भी समान हो, तो वो जो है आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह जो है वो उत्तक का निर्माण करता है। लेकिन वो किस प्रकार की कोशिकाएं होनी चाहिए, तो कार्य में समान, मतलब कार्य जो है उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनका आकार भी जो है वो समान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समान कार्य और संरचना के सभी उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। मतलब सभी जो है कार्य और संरचना यानी आकार के अनुसार जितने भी समान उत्तक होंगे, जैसे यहाँ ये मान लेते हैं कि ये एक उत्तक है, इसी प्रकार के कुछ और भी उत्तक जो है वो क्या करेंगे, आपस में इस तरह से मिल के, इस तरह से आपस में जो है वो मिल के और किसका निर्माण करते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंग जानते हैं जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, उसके अलावा भी अंदर हमारे क्या है, अंग है कि नहीं, किडनी है, लीवर है। ठीक है, उसका देखिए अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, कुछ अंग आपस में मिलकर एक कार्य को करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि 2, 3, 4 अंग आपस में मिलकर किसी एक काम को कर रहे हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसका जो पाचन होता है तो क्या पहले जो है वो बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है। उस तरह से उसमें बहुत सारे नलिकाएं होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, और उन सब के मिलने से ही पाचन का कार्य पूरी तरह से संपन्न हो पाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहते हैं। अब समझ में आया? देखिए इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में यहाँ जो है दे दिए हैं। क्या कर रहा है, कोशिका, मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, एक कोशिका है। ये जो है आकार और कार्य के अनुसार अगर समान है तो इस तरह से एक भाग बना लेंगे आपस में जुड़कर, और उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे उत्तक मिलके अगर इस तरह के, जैसे ये मान लेते हैं कि एक उत्तक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपस में मिलके अंग बनाते हैं। जैसे यहाँ अंग का एक एग्जाम्पल दिए हैं, यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग यानी बहुत सारे अंग मिल के आपस में क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या है, वृक्क। वृक्क यानी किडनी जो है 2 होती है ना, हाँ, तो किडनी और उसमें जो उनकी नलिकाएं हैं वो आपस में मिलकर एक ही काम को करती हैं। तो कौन सा काम करती हैं, तो उत्सर्जन का कार्य जो है वो करती हैं। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, अच्छा हाँ, अंग तंत्र के मिलने से किस चीज का निर्माण होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है, बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बनती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय क्या होता है वो बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव भी जो है शुरू में, मतलब अभी स्टार्टिंग में जो है क्या होते हैं, एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी स्वरूप ही कोशिका का निर्माण करती हैं। यानी किसी भी कोशिका में अगर विभाजन हो रहा है तो उससे जो नई कोशिका बनेगी वो क्या होगी, उसके एकदम हूबहू एकदम समान होगी। ठीक है, वो रंग में भी, रूप में भी और आकार में भी एकदम क्या होती है, समान होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, किसी एक बहुकोशिकीय जीव में भी
अनेक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। मतलब एक बहुकोशिकीय जीव, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में मानव ले लिए हैं यानी मनुष्य। तो अगर मनुष्य जो है क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, और इसमें अनेक प्रकार की क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी। किस लिए वो अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ताकि हमारे शरीर में होने वाले जितने भी अलग अलग कार्य हैं उसको क्या कर सके, अच्छे तरह से कर सके। अब देखिए, उसी के आधार पर यहाँ अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं जो है वो मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो देखिए, पहली हमारी कोशिका कौन सी है? पहली कोशिका यहाँ दिखाया गया है चिकनी पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं यानी जहाँ भी क्या होता है, रेशेदार भाग होता है, मतलब जैसे जहाँ मांस ज़्यादा होंगे और जहाँ पेशी ज़्यादा होता है, जैसे क्या पैर के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, तो वहाँ जो है पेशी जो है ज़्यादा होती हैं, और वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार की चौड़ी होती हैं, और केंद्रक जो है इनके बीच में पाया जाता है, सेंटर में। ठीक है, इसमें पेशी तो जान गए, कोशिकाएं भी जान गए। चिकनी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनके ऊपर जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है आपको इसी में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर को रक्त कहा जाता है यानी खून। ठीक है, तो हमारे रक्त की कोशिकाएं इस प्रकार होती हैं, लगभग गोलाकार। ठीक है, और बीच में जो है वो क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद देखिए, ये तंत्रिका कोशिका, इसको ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसको इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसमें देखिए, ये जो दिख रहा है बीच में आपको यहाँ, ये जो है इसका केंद्रक होता है, और ये सभी जो है क्या, इसके डेंड्राइट्स होते हैं, जो नस के द्वारा जुड़े हुए ये हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। इस तरह से ये हमारे पूरे शरीर में फैले होते हैं। इसी के माध्यम से जो है हमारे कोई भी सूचनाएं हमारे दिमाग तक जाती हैं। सूचनाएं मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कोई चीज़ गर्म लग रहा है तो हम हाथ खींच लेते हैं ना, तो वो सब जो है इसी के द्वारा हम लोग को पता चलता है। उसके देखिए, अंडाणु। अंडाणु मतलब हम लोग जो है बचपन में इस तरह से एक अंडे के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये मादा में पाए जाने वाला अंडाणु होता है। उसके बाद देखिए, ये है शुक्राणु। ये नर में पाया जाने वाला जो है क्या है, युग्मक है। युग्मक मतलब जिससे जो है आगे जीवन की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अस्थि कोशिका। अस्थि किसको कहते हैं? तो अस्थि जो है किसको कहते हैं? हड्डी को। हड्डी जानते हैं ना? हाँ, तो अस्थि जो है हड्डी को कहते हैं, और हड्डी में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं, लगभग तारे के समान इस प्रकार की होती हैं, और ये आपस में इस तरह से ये एक दूसरे से बारीकी से इन सब में ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि इसी कारण से हड्डी जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है यानी मजबूत होता है। ये देखिए, वसा कोशिकाएं। वसा कोशिकाएं मतलब हमारे शरीर में जहाँ बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें जो एक्स्ट्रा मांस जो होता है, जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं कि चर्बी बढ़ गया है, ठीक है, उन सब में जो है इस प्रकार की ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा। पहला पॉइंट है, मतलब बहुत सारी जो कोशिकाएं अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं उसी से जुड़ा हुआ है पॉइंट। ये क्या कर रहा है, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुसार होते हैं। मतलब इनके आकार में परिवर्तन, मतलब अलग अलग आकार के क्यों दिख रहे हैं, तो उनका कार्य कुछ इस प्रकार से है जिसके अनुसार उनका जो है क्या आकार जो है निर्धारित किया गया है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, कोशिकाएं अपनी आकार बदलती हैं क्योंकि वे एक कोशिकीय होती हैं, जैसे अमीबा। मतलब ये क्रिया जो है, कोशिकाएं आकार तभी बदलेंगी जब वो एक कोशिकीय जीव के रूप में पाई जाएंगी, जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में जो है आपको इसके पहले भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उस वीडियो में देख लीजिएगा। अमीबा के बारे में इसमें डिटेल में बताए हुए हैं, इसके पूरे भाग वगैरह के बारे में भी बताए हुए हैं।
अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट कोशिकांग, कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, यानी कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, जो भाग उसमें पाए जाते हैं वो सब क्या होंगे, कोशिकांग के अंतर्गत आएंगे, जो अपने अपने विशेष कार्यों को करते हैं। यानी कोशिका में भी जो अंग पाए जाते हैं सभी, उनका कार्य भी सबका क्या होता है, अलग अलग निर्धारित होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, वहीं जो पॉइंट रहता है उसको हम जो है अलग कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। ये पॉइंट है, इसमें क्या कर रहा है, कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका का अंग, यानी कोशिका में पाए जाने वाले भाग। उसके बाद अगला पॉइंट है, क्या कर रहा है, सभी कोशिकाओं में एक ही समान कोशिकांग पाए जाते हैं, कुछ अंग ही किसी में उपस्थित तो किसी में अनुपस्थित होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाओं में सभी अंग पाए जाएंगे, कुछ में उपस्थित होते हैं यानी कुछ में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कोशिका का अंग अब हम देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा। कोशिका का अंग, कोशिकांग को हम क्या सेल ऑर्गन भी कहते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है। पहला है क्या, प्लाज्मा झिल्ली, या इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद चौथा है कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। पांचवा हमारा क्या है, अंत द्रवी जालिका, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और शॉर्ट में इसे ER लिखा जाता है, याद रखिएगा, शॉर्ट में इसको ER लिखा जाता है। उसका छठा है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, इसको गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। सातवां है लाइसोसोम, तो इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम ही कहते हैं। कई जगह पे लाइसोजोम भी लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आठवां माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, वैसे इसका एक और नाम सूत्रकर्णिका होता है। उसके बाद 9 नंबर में क्या है, प्लाज्मिड है, या इसको हम क्या कहते हैं, लवक या लवण काय कहते हैं और इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है। अब देखते हैं अगला कौन 10 नंबर में हमारा क्या है, रसधानी है, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक जितने भी अंग थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला अंग कौन सा था, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका होता है ना, मान लेते हैं कि ये कोशिका है, तो अगर ये पादप का कोशिका है यानी पौधे में पाए जाने वाला कोशिका है, तो इसके ऊपर एक और लेयर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, भित्ति कहेंगे। लेकिन यहाँ तो झिल्ली है, तो ये अंदर वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये जो अंदर वाला भाग नहीं है, इस भाग को हम जो है क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली यानी मतलब सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक द्वारा ही कोशिका झिल्ली को देखा गया था। इसके पहले हम पढ़े कि 1665 में जो है, पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए कि 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है वो निर्जीव कोशिका का खोज किए थे। कैसी कोशिका का, निर्जीव कोशिका का खोज। लेकिन उसके बाद सजीव कोशिका का खोज किया गया था, लेकिन इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिका का खोजकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही थे जो झिल्ली को भी देखे थे। दूसरा पॉइंट क्या है, जंतु कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी परत होती है। जंतु कोशिका तो उसमें हम लोग भी आ जाएंगे, मनुष्य भी
आएगा। तो क्या कर रहा है, जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी परत होती है, यानी सबसे बाहर की परत होती है, क्योंकि इस पे जो है क्या है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, यानी एक कोशिका होगा बस, इसमें झिल्ली होगा, बाहर ये जो भित्ति पाया जाता है ये नहीं होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होता क्या है? वर्णात्मक यानी किसी भी चीज का जो है हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं, चुनने का जो क्षमता होता है। और पारगम्य मतलब जिसे आर पार आया जाया जा सकता है। तो देखिए इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए क्या कह रहा है, वैसी झिल्ली जो आवश्यकता के अनुसार उपयोगी वस्तुओं, जैसे ज्यादातर विलयन ही होता है, को कोशिका के अंदर और हानिकारक वस्तुओं को बाहर करती है, अर्थात चुनने या चयन करने की क्षमता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। मतलब इसमें देखिए, हाँ ये मान लेते हैं कि एक कोशिका है, ये जो है इसकी झिल्ली है। तो ये झिल्ली जो है वो बाहर से अगर कुछ पदार्थ हैं जो क्या अंदर जाना चाहते हैं, तो इनमें जो पदार्थ हानिकारक होंगे उसको जो है ये अंदर नहीं जाने देगी, मतलब इस झिल्ली से अंदर वो नहीं जा पाएगा। लेकिन जो है इसके फायदे वाले होंगे वो क्या करेंगे, आसानी से इसके अंदर चले जाएंगे। मतलब ये चुन सकता है ना कि कौन मतलब मेरे लिए जरूरी है, कौन नहीं जरूरी है। जो नहीं जरूरी रहता है उसको बाहर ही रहने देता है, और जो जरूरी है वो अंदर चला जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट में क्या करें, कोशिका झिल्ली द्वारा गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, और ऑक्सीजन आदि आर पार विशरण क्रिया द्वारा होते हैं। मतलब इसके द्वारा जो है गैसों का भी आदान प्रदान होता है। तो कौन सी गैस का, मतलब कोशिका जो है झिल्ली जो है इसमें से कौन सी गैस अंदर जाती है और कौन सी गैस बाहर आती है, आदान प्रदान ये ना, आना जाना। ठीक है, तो आर पार जो है ये किस क्रिया द्वारा जाती हैं, तो विशरण की क्रिया द्वारा जो है वो अंदर जाती हैं। अब देखते हैं कि विशरण की क्रिया होता कहाँ क्या है। तो देखिए यहाँ नीचे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक गैसों का समान रूप में स्वयं से मिलने की क्रिया विशरण कहलाती है। मान लेते हैं कि हमारे पास CO2 और O2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है दोनों आपस में समान मात्रा में मिल जाती हैं। यानी दो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी दो ही मात्रा हो दोनों का, तो समान मात्रा में अगर वो मिल के क्या करती हैं, उसके झिल्ली के द्वारा जो है, झिल्ली में जा रहे विलयन के द्वारा जो है उसमें चली जाती हैं। तो इस पूरी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विशरण कहते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या कर रहा है, जब कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ जैसे CO2 की सांद्रता वातावरण यानी बाहर के तरफ से अधिक हो जाता है, तो CO2 झिल्ली द्वारा बाहर आ जाते हैं। यानी अगर कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा हो जाए और वायुमंडल में कम है, तो यहाँ से जो CO2 है वो निकल के क्या वायुमंडल में आ जाएगी, यानी कोशिका से बाहर चली जाएगी। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है क्या, सांद्रता। तो अब जान लेते हैं कि सांद्रता होता क्या है। तो यहाँ देखिए पॉइंट में दे दिए हैं, क्या कह रहा है, सांद्रता का अर्थ है कि कोई विलयन की मात्रा यानी कण कितना अधिक है
सामान्य भाषा में कोई पदार्थ दूसरे की अपेक्षा गाढ़ा है या नहीं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ग्लास है, इसमें जो है क्या करते हैं हम, नमक, चीनी, पानी सब घोल देते हैं, तो इसके जो कण होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, ठीक है, यानी गाढ़ा हो जाएगा ये। तो गाढ़ा होने के कारण से ये क्या हो जाएगा, अधिक सांद्र हो जाएगा। और वहीं सिर्फ अगर नॉर्मल पानी है तो उसमें क्या होगा, कम कण होंगे, यानी वो क्या होगा, ज़्यादा सांद्र नहीं होगा। तो ये जो है ज़्यादा सांद्रित रहेगा ये वाला, और ये जो है क्या हो जाएगा, कण जो है इसमें कम दिखाई दे रहा है, यानी कम सांद्रित होगा। जो ज़्यादा सांद्रित होगा वो गाढ़ा ज़्यादा होगा, जो कम सांद्रित होगा वो गाढ़ा कम होगा, यानी पतला होगा। देखिए क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली की बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर वह कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका में आ जाती है। जैसे यहाँ हम आपको समझाए थे, 1 मिनट देखिए, ये कोशिका और ये बाहर, ये जितना भी जगह है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर का वातावरण मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली की बाह्य वातावरण में, यानी बाहरी वातावरण में, यानी इन सब में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर, यानी इधर ऑक्सीजन अगर क्या हो, इसके आसपास जो है ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो, ऑक्सीजन जो है क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो, यानी सांद्र हो, तो वह कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका में आ जाती है। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण से और अंदर में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है, तो ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा, ऐसे अंदर जो है इसके झिल्ली के माध्यम से होके आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट जो है उसमें क्या कह रहा है, जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करती है, यानी जल भी कैसे विसरण का नियम का पालन करता है, यानी गैस जैसे विसरण के द्वारा जो है अंदर बाहर आ जा रहा था, उसी तरह से जो है जल भी क्या होता है, विसरण के द्वारा ही बाहर आता जाता है। लेकिन उस क्रिया को, यानी जल जब कोशिका के अंदर जाता है और आता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और विसरण को हम बताना इसके पहले भूल गए थे, विसरण को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, DIFFUSION। उसका देखिए अब यहाँ हम लिख दिए हुए हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट था। क्या कह रहा है, जब अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल का विलयन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, गमन करता है जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता समान न हो जाए। मतलब एक कोशिका है और ये और भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और ये जो इधर बाहर जो दिख रहा है इसके अलावा ये सब जो है क्या बाहरी भाग हो गया ये। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि इस कोशिका में जो है क्या है, जल जो है मतलब ज़्यादा मात्रा में है, इसमें भी जल जो है कम मात्रा में है, और इसमें जो है उतना ही मात्रा में जल है जितना जो है बाहर है। तो इसकी कोशिकाएं जो है वो जल को ना बाहर निकालेंगी और ना ही जो है ये अंदर लेंगी, क्योंकि इनको जितना चाहिए उतना है। लेकिन इसकी कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें जो है जल की मात्रा क्या है, ये 1 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 3 नंबर की जो कोशिकाएं हैं वो जो है मतलब बाहरी भाग में जितना जल का सांद्रता है उतना ही सांद्रता उनका है। तो इसमें जो है जल जो है ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ठीक है। और जाएगा भी तो समान मात्रा में और आएगा भी तो समान मात्रा में, जिसके कारण से इसकी कोशिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में जो है वो बाहर की अपेक्षा जो है कम सांद्रता है, यानी इसमें जल जो है बाहर की अपेक्षा कम है।
तो कम है, तो बाहर के वातावरण में जो है वो सांद्रता ज़्यादा है, तो बाहर के वातावरण से इसमें जो है जल अंदर की तरफ आएगा। उसके बाद 1 नंबर में देखते, 1 नंबर में जो है वो ज़्यादा है, यानी इसमें बाहर की अपेक्षा जल जो है क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें से जल जो है बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें आगे भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन वो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, पराशरण पढ़ाएंगे, इसके कुछ जो है प्रयोग भी बता देंगे किस तरह से इसमें जो है पराशरण के 3 प्रकार हैं, उनके ये देखिए प्रयोग भी है, आगे भी ये सब जो है हमको आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद कोशिका भित्ति हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि कोशिका अंगक के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका अंगक के बारे में ही अभी हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े हैं। देखिए पहला अंगक है प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में ही हम विसरण पढ़ लिए हैं। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। और परासरण के बारे में भी पढ़े हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके बारे में डिटेल से अभी पढ़ना है, क्योंकि प्रसारण के जो है कितने 3 प्रकार हैं। ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा।